गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम क्लास 12 इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए चैप्टर 9 का आगे के क्लास जो हमारा 9th पीरियड है, 9th लेक्चर है, वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का मतलब है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का मतलब क्या है? क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। ये मैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में एक साथ इसलिए पढ़ा रही हूँ कुछ टॉपिक्स क्योंकि दोनों में कॉमन है। जब हम हिंदी में पढ़ते हैं तो हमें इंग्लिश की कोई टर्म आनी चाहिए, और इंग्लिश के जो बच्चे हैं उन्हें भी कुछ चीज़ें हिंदी में कहीं कहीं पर डाउट आते तो उनको हिंदी में भी पता होना चाहिए। इसलिए मैं दोनों के जो वीडियोज़ हैं या जो लेक्चर्स हैं वो कॉमन बना रही हूँ। अब आप देखो, इससे पहले मैंने जो बनाया था वो था हमारा संयोजित बंध सिद्धांत या बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बाद जब हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है, क्योंकि इसके सबसे पहले आपको पॉइंट्स पता होने चाहिए कि ये इसके पोस्टुलेट्स क्या है। पोस्टुलेट्स का मतलब ये थ्योरी कहती क्या है। ठीक है, इसका सबसे पहला सिद्धांत है कि मेटल और लिगेंड के बीच में जो बंध होता है वो कौन से टाइप का होता है? आयनिक टाइप का होता है। इट मीन्स जो मेटल लिगेंड बॉन्ड इज प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब स्थिर वैद्युत बंध उपस्थित है। समझ में आ गया? स्थिर वैद्युत का मतलब आयनिक। आयनिक का मतलब लिगेंड के ऊपर भी कोई चार्ज है और मेटल के ऊपर भी कोई चार्ज है। क्लियर? अब सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि जो लिगेंड है वो कैसा है? पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है। लिगेंड को हम कैसा अज्यूम कर रहे हैं? पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज का मतलब एक बिंदु आवेश है। अब आप देखो, मेटल और लिगेंड के बीच में यदि कोई बंध बन रहा है, ये मेटल है, ये लिगेंड है, दोनों के बीच में बंध बन रहा है कैसा? आयनिक। आयनिक बंध कब बनेगा? आपको पता है लिगेंड कौन होता है? दाता होता है। तो जो दाता होता है उसके ऊपर माइनस चार्ज होता है, और जो मेटल होती है उसके ऊपर कैसा चार्ज होता है? प्लस चार्ज होता है। तो एक के ऊपर माइनस चार्ज है, एक के ऊपर प्लस चार्ज है, तो ये बॉन्ड कैसा हो गया? आयनिक बॉन्ड हो गया। ठीक है, लेकिन लिगेंड जो है वो टू टाइप के हो सकते हैं। वैसे तो जो लिगेंड होते हैं वो एनायनिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? मेटल तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी, लिगेंड दोनों टाइप के हो सकते हैं। एनायनिक भी हो सकते हैं यानी ऋणायन भी हो सकता है, और न्यूट्रल भी हो सकता है। यदि ऋणायन है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नेगेटिव चार्ज होगा, बिंदु आवेश पॉइंट के रूप में चार्ज होगा, बन जाएगा। ठीक है, लेकिन यदि वो न्यूट्रल है तो न्यूट्रल का मतलब उसके ऊपर जितना धनायन है उतना ही ऋणायन है। भाई लिगेंड के ऊपर भी कोई ना कोई आवेश तो उड़ सकता है ना। लिगेंड न्यूट्रल भी हो सकते हैं, जैसे आपने पढ़ाया इथिलीन डायमीन कैसा है, H2O कैसा है, NH3 कैसा है, ये सारे न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल यदि लिगेंड है तो उसके ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। तो जब लिगेंड न्यूट्रल है उस टाइम पर ये अपने आप को, ये मेटल के साथ जब बॉन्ड बनाएगा तो अपने आप को किस तरीके से अरेंज करेगा? माइनस चार्ज को इधर अरेंज करेगा, प्लस को इधर, तभी यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बन पाएगा? तब यहाँ पर आयनिक बॉन्ड बन पाएगा। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि मेटल ऑलवेज हैव अ पॉजिटिव चार्ज, वेयर एज if ligand is anionic then it will contain negative charge, but if it is a neutral then it will arrange according to orientation. यदि ligand उदासीन है, न्यूट्रल है, तो उस केस में अपने आप को इस तरीके से अरेंज करेगा कि इसका माइनस चार्ज मेटल के पास आना चाहिए, तभी तो अट्रैक्शन फॉर्म होगा, और अट्रैक्शन फॉर्म होगा तो आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो लिगेंड कैसा होता है? पॉइंट चार्ज की तरह काम करता है। ठीक, थर्ड पॉइंट देखिए कि यदि मेटल कैसी है? फ्री है। यदि मेटल आयन फ्री बैठा हुआ है, कहीं पर भी कोई भी मेटल है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा स्कैंडियम प्लस स्कैंडियम मेटल कहा मैंने, तो स्कैंडियम मेटल यदि मैं कह रही हूँ तो आपको पता है स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन कैसा है? 4s2 3d1। 4s2 3d1 है। मैंने आपको कहा कि स्कैंडियम +2 में है, या मतलब कोई भी है, आप ऐसे ही समझो, अभी कोई भी मेटल है तो मेटल का कॉन्फ़िगरेशन है 4s2 3d1। इसका मतलब ये मेटल जो है किसी भी आयनिक फॉर्म में यदि है, मान लो स्कैंडियम मैंने +3 लिख दिया तो इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है ना। +3 का मतलब इसने तीनों इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए। तो जो फ्री मेटल आयन होता है उसमें जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? डीजेनरेट। क्या, व्हाट डू यू मीन बाय द डीजेनरेट? 11th में मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था डीजेनरेट क्या ऑर्बिटल्स होते हैं। डीजेनरेट वो ऑर्बिटल्स होते हैं जिसमें डी की एनर्जी सबकी बराबर हो। डीजेनरेट को हिंदी में कहते हैं समभ्रंश। समभ्रंश का मतलब जो D5 है उन पांचों की एनर्जी बराबर होती है। कब? जबकि मेटल आयन कैसा है? फ्री है, अकेला बैठा हुआ है मेटल। ठीक है, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या हुआ? तो अब मेटल आयन है, मान लीजिए ये एक मेटल है, ये मेटल आयन अकेला बैठा हुआ है, मेटल के पास क्या है? डी ऑर्बिटल है। ठीक है, डी ऑर्बिटल जो 5 है, डी ऑर्बिटल कितने होते हैं? 5 होते हैं। ठीक है,
और सबकी एनर्जी बराबर है, ठीक है, इसका मतलब मेटल डिजेनरेट है, ठीक है। अब क्या हुआ, थोड़ी देर बाद लिगेंड यहाँ से आने लगे, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से आने लगे। अभी हम कौन सा, तो जब मेटल के पास लिगेंड आने लगते हैं तो जैसे ही लिगेंड आते हैं, अब लिगेंड के पास भी चार्ज है और मेटल के डी ऑर्बिटल में क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होगा कि नहीं होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होता है तो क्या होता है कि जो डी ऑर्बिटल्स जो जिनकी एनर्जी सेम थी वो डी ऑर्बिटल्स कैसे हो जाते हैं, उनकी स्प्लिटिंग हो जाती है, वो दो भाग में टूट जाते हैं। क्या मतलब हुआ, देखिए यही थ्योरी है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ये कहती है कि जब मेटल आयन अकेला है तो उसके सारे डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है, इसलिए वो डिजेनरेट है। लेकिन जैसे ही लिगेंड उनके पास आते हैं बॉन्डिंग के लिए, क्या होता है, रिपल्शन आने लगता है। लिगेंड जैसे जैसे पास में आएंगे तो लिगेंड के पास भी चार्ज है और मेटल का जो डी इलेक्ट्रॉन है उसके पास भी चार्ज है, तो क्या होगा, रिपल्शन होगा। और रिपल्शन के कारण क्या हो जाती है, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल टेक्स प्लेस, स्प्लिटिंग हो जाती है। ये जो डी ऑर्बिटल थे, देखो पहले मेटल है अकेला था, डिजेनरेट था, समझ में आ रहा है। उसके बाद लिगेंड आने लगे तो मेटल और लिगेंड के बीच में रिपल्शन होगा, और रिपल्शन होता है तो आपको पता है सिस्टम की एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है। तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ गई, यहाँ पर एनर्जी कम थी, ऐसे बढ़ रही है एनर्जी, यहाँ एनर्जी कम थी, एनर्जी बढ़ गई। अब लिगेंड और पास आने लगे तो रिपल्शन और ज्यादा बढ़ने लगा, और क्या हुआ, जो डिजेनरेसी थी, जो सबकी एनर्जी बराबर थी, वो डी ऑर्बिटल दो भाग में स्प्लिट हो गए। कौन कौन से भाग में, तीन तो नीचे चले गए, तीन की एनर्जी तो कम हो गई और दो की एनर्जी बढ़ गई। तो जिनकी एनर्जी कम होती है उन्हें हम कहते हैं T2G, और जिनकी एनर्जी बढ़ जाती है उन्हें हम कहते हैं EG। तो T2G कौन से वाले होते हैं, DXY, YZ और XZ, ठीक है। और EG कौन से होते हैं, DX² - Y² और DZ², ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर लॉस ऑफ डिजेनरेसी हो जाता है, ये चीज समझ में आपको आनी चाहिए, ठीक है। अब जब डी ऑर्बिटल्स स्प्लिट हो गए तो दो बन गए, T2G बन गया, EG बन गया, और दोनों के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है वो कितना है, 10 DQ के बराबर है, ठीक है, 10 DQ के बराबर है। ये मैंने यहाँ पर जो नीचे O लिखा है, ये ऑक्टाहेड्रल के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, कौन से कंपाउंड के लिए, Ml6 के लिए। भाई मेटल था, मेटल के पास जब 6 लिगेंड आ रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कब बनता है, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, यानी 6 लिगेंड आ रहे हैं। 6 लिगेंड कहाँ से आएंगे, यहाँ आपको पता है मेटल Ml6 टाइप का कंपाउंड कैसे बनता है, इतने सारे कंपाउंड आपने बनाया, इस तरीके से बनता है, ठीक है। तो जब ये Ml6 फॉर्म हो रहा है तो उस केस में क्या हो रहा है, उस केस में ये हो रहा है कि लिगेंड के पास ऑर्बिटल्स आ रहे हैं, ठीक है। अब जब लिगेंड के पास ऑर्बिटल्स आ रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है। तो रिपल्शन होता है जब, तो क्या होता है कि रिपल्शन होने पर जो ऑर्बिटल्स इन बिटवीन द एक्सिस है, जो ऑर्बिटल्स इन बिटवीन द एक्सिस है, ये वाले कौन से ऑर्बिटल्स होते हैं, मैंने आपको 11th में पढ़ाया था कि डी में 5 टाइप के ऑर्बिटल्स होते हैं। 3 तो वो होते हैं जिनमें लोग इन बिटवीन द होती है, और 2 वो होते हैं जिनमें ऑन द एक्सिस होती है। तो जो इन बिटवीन द एक्सिस है उसमें क्या होगा, उनकी एनर्जी कम हो जाएगी, और जो ऑन द एक्सिस है, जो एक्सिस पर होंगे, उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, क्योंकि वहां पर रिपल्शन है। तो जब ऑक्टाहेड्रल फील्ड की, तो ये जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है, इसका मतलब डी ऑर्बिटल की जो स्प्लिटिंग हो रही है वो किसके कारण हो रही है, लिगैंड के क्रिस्टल फील्ड के कारण हो रही है, इसलिए हम इसे कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है। यदि हम ऑक्टाहेड्रल के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसको हम डेल O से बताते हैं, और इसकी वैल्यू होती है 10 DQ, ओके। यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब आप देखिए, अब हमारे पास 2 केस होते हैं कि जो लिगेंड है वो जो मेटल के पास आ रहा है वो कैसा हो सकता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड भी हो सकता है और वीक लिगेंड भी हो सकता है। अब आप यहाँ पर देखो, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझने की है कि यदि मान लीजिए जो मेटल के पास जो लिगेंड आया है, हम मान के चल रहे कि वो लिगेंड कैसा है, यदि मान लीजिए वो लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग का मतलब वो स्प्लिटिंग ज्यादा करेगा, और यदि वो स्प्लिटिंग ज्यादा करेगा तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन नीचे बैठा हुआ है वो कूदकर ऊपर नहीं जा पाएगा। अब इलेक्ट्रॉन जब नीचे से, इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊपर नहीं जा पाएगा, तो नीचे ही इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, पेयरिंग कर लेगा। तो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि यदि लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, और स्प्लिटिंग ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन नीचे ही क्या कर लेगा, पेयरिंग कर लेगा, और यदि नीचे ही इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएगा तो क्या होगा, हमें कैसा कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा।
लो स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। देखो कैसे, मैंने यहाँ पर बनाया है, यहाँ पर आपके पास डी ऑर्बिटल कितने हैं, 5, 5 में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे लिखे हैं। अब आप ये वाला केस देखेंगे सबसे पहले स्ट्रॉन्ग लिगेंड का। मान लीजिए जो मेटल के साथ एक कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, ये मेटल बैठा हुआ है और लिगेंड्स आ रहे हैं सब तरफ से, 6 लिगेंड आएंगे। ऑब्वियसली बात है, Ml6 की बात कर रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं, 6 लिगेंड आएंगे। तो डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होगी, नीचे 3, जिनके लोब्स इन बिटवीन द एक्सिस थे वो तो नीचे चले जाएंगे, और जिनके ऑन द एक्सिस थे वो ज्यादा रिपेल होंगे, वो ऊपर चले जाएंगे। तो स्प्लिटिंग के लिए आपको बिल्कुल ऐसा ही बनाना है जैसा मैंने यहाँ पर बताया है, T2G नीचे और EG ऊपर, ठीक है। अब आप देखो कि इनका कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना आना चाहिए कि यदि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो देखो D1 के लिए हम कैसे, D1 यदि कॉन्फ़िगरेशन है तो इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा, T2G1 में जाएगा, T2G में जाएगा पहले 1, फिर 2 है तो 2 में जाएगा, फिर 3 है तो 3। तो 1 2 3 के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपने बना लिया, पहले 1 में इलेक्ट्रॉन गया, फिर 2 में गया, फिर 3 में गया, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। अब आ गया T2G4, यदि कॉन्फ़िगरेशन D4 है तो उसको हम कैसे लिखेंगे, T2G। अब आप देखो यदि लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि यदि लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो ये स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, और यदि ये स्प्लिटिंग ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जा पाएगा, वो नीचे ही पेयरिंग कर लेगा। तो अब जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएगा, चौथा इलेक्ट्रॉन इसमें भरेगा। तो देखो चौथा इलेक्ट्रॉन मैंने कहाँ भरा है, इसमें, समझ में आ रहा है, चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया T2G4, ठीक है। 5वां इलेक्ट्रॉन फिर नीचे जाएगा, 6ठा इलेक्ट्रॉन फिर नीचे जाएगा। अब 7वां इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो 7वें इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा, 6 तक तो भर गए, इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6 ही तो आ सकते हैं, 2 3 4 5 6। अब 7वां इलेक्ट्रॉन यदि उसमें जाना है तो किस में जाएगा, ऊपर वाले में जाएगा, ऊपर को क्या कहते हैं, EG1। तो T2G6 EG1 हो गया। तो देखो T2G ये बनाया है, T2G6 और EG1, समझ में आ रहा है। अब उसके बाद फिर 8वां इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा, 8वां इलेक्ट्रॉन फिर इसमें जाएगा, तो T2G6 EG2 हो गया, ऊपर चला गया। आप ये कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना आना चाहिए, ये कॉन्फ़िगरेशन लिखना आएगा तो डायग्राम आपसे ऑटोमेटिकली बन जाएगा। उसके बाद अब आप देखो T2G6 EG2 हो गए, यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, 8। अब 9वां इलेक्ट्रॉन भरना है आपको, 9वां इलेक्ट्रॉन किसमें भरेगा, अब नीचे के तो सारे भरे हुए, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर ही जाएगा, तो ऊपर पेयरिंग होगी, ठीक है। और फिर इसके बाद T2G4 में यहाँ पर हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो यदि स्ट्रॉन्ग लिगेंड बनता है, यदि स्ट्रॉन्ग लिगेंड प्रेजेंट है तो उस केस में क्या होगा, स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, और स्प्लिटिंग ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग कर लेगा। और जब कभी भी पेयरिंग होगी, यदि पेयरिंग होती है तो स्पिन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब आप देखो यहाँ पे नीचे ही पेयरिंग हो रही है, तो यहाँ पर अब यदि आपसे इसमें पूछा जाए कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड दिया हुआ है, इसमें पूछा जाए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें कितने हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2, इसमें कितने हैं, 1, इसमें कितने हैं, 1, इसमें कितने हैं, 2, इसमें कितने हैं, 1, इसमें 1 भी नहीं। तो यदि किसी में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो कैसा होगा, नेचर में डायामैग्नेटिक, प्रतिचुंबकीय, ठीक है। और यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसमें भी है, मान लो इसमें कैलकुलेट कराता है, यदि ये देता है T2G3, स्ट्रॉन्ग लिगेंड में आपको D3 कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड में D3 कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोई भी आपको कंपाउंड देगा, अभी मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगी तो वो सॉल्व हो जाएगा। तो T2G3 पूछेगा तो आप ऐसे बताओगे, यदि 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यदि 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कंपाउंड कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, अनुचुंबकीय होगा। यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते तो कैसा होता है, प्रतिचुंबक, अनुचुंबकीय, और यदि पेयर्ड होते तो प्रतिचुंबकीय। अब यदि यहाँ पर यह तो यदि आपसे वो कहता है कि D3 का मैग्नेटिक मोमेंट है, चुंबकीय आघूर्ण निकालिए, तो कैसे निकालेंगे, मैंने अभी पिछले लेक्चर में बताया था, √n+2 से। यहाँ पर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3, तो निकल जाएगा 3, 3+2 कितना हो गया, 3 तो 5 3 15। मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो गया, चुंबकीय आघूर्ण 15, √15 बोर मैग्नेटॉन हो गया, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय निकाल सकते हैं। लेकिन यदि दूसरी कंडीशन क्या आ गई हमारे पास, कि यदि हमारे पास लिगेंड कैसा है, वीक टाइप का है, मान लो लिगेंड वीक है, ठीक है, तो अब क्या होगा, यदि लिगेंड वीक है, लिगेंड आ रहा है तो स्प्लिटिंग तो होगी, लेकिन अब लिगेंड वीक है तो वो स्प्लिटिंग ज्यादा नहीं कर पाता, कम कर पाता है। तो ज्यादा, यदि ये एनर्जी डिस्टेंस, ये दोनों के बीच का डिफरेंस है, ये डिफरेंस क्या होगा, यदि लिगेंड कैसा है, कमजोर प्रकार का है, तो ये डिफरेंस भी कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन जो है वो नीचे से फटाक
से कूदकर कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो यदि वो इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा तो क्या नहीं होगी, पेयरिंग नहीं होगी। समझ में आ रहा है? यदि पेयरिंग नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉन कैसा बनेगा, मतलब जो कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, वो कैसा बनेगा, हाई स्पिन का बनेगा। कैसे, देखिए यदि लिगैंड वीक है, लिगैंड दुर्बल प्रकार का है, D1 में इलेक्ट्रॉन पहले किसमें जाएगा, वही T2G1, T2G2, T2G3, यहाँ तक तो दोनों में ही कोई फर्क नहीं होना चाहिए, दोनों में सेम ही टाइप है। अब D4 से बात स्टार्ट होती है कि चौथा इलेक्ट्रॉन, यदि लिगैंड वीक टाइप का है तो चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा। अभी आपको बताया कि यदि लिगैंड वीक है तो एनर्जी डिफरेंस कम होगा तो इलेक्ट्रॉन कूदकर ऊपर चला जाएगा। तो अब आप देखो इलेक्ट्रॉन कूदकर कहाँ चला गया, T2G3 तो थे, यानी चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, Eg1 में जाएगा। जबकि यहाँ पर कहाँ गया था, यहाँ पर नीचे ही रहा था, क्योंकि एनर्जी डिफरेंस ज्यादा था तो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का एनर्जी, यहाँ पर एनर्जी डिफरेंस कम होने के कारण, क्रिस्टल फील्ड एनर्जी कम होने के कारण इलेक्ट्रॉन आसानी से ऊपर चला जाता है, तो ये यहाँ पर चला गया। समझ में आ रहा है? पांचवा कहाँ जाएगा, पांचवा भी ऊपर ही जाएगा, ठीक है। अब छठा कहाँ जाएगा, अब छठा नीचे जाएगा, छठे में पेयरिंग होगी, फिर सातवें में भी पेयरिंग होगी, फिर आठवें में भी पेयरिंग होगी, फिर नवे में, फिर नवा ऊपर जाएगा और फिर 10वां ऊपर जाएगा, ठीक है। तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो हमेशा पेयरिंग होगी, और पेयरिंग होगी, स्ट्रॉन्ग लिगेंड का मतलब एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जा पाता। एनर्जी, एक लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो वो ज्यादा स्प्लिटिंग करेगा, ज्यादा स्प्लिटिंग करेगा तो एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होगा, एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन कूद के जा ही नहीं पा रहा है ऊपर, तो वो नीचे ही पेयरिंग कर लेता है। तो whenever we use strong ligand always pairing will occur, और जैसे जैसे पेयरिंग होगी स्पिन कॉम्प्लेक्स, मतलब जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो लो स्पिन का बनेगा। अब आप यहाँ पर देखो T2G4 को देखिए, दोनों में मैं आपको एक केस से बता रही हूँ, इसको बहुत ढंग से देख लीजिए कि T2G4 की बात कर रहे हैं हम, दोनों फील्ड है हमारे पास, ठीक है। T2G4 का यहाँ पर ये है, इसमें यहाँ पर देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, और यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पर कितना ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 4, 4 + 2 यानी 4, 2, 6, 4 √24 मोर मैग्नेटिक मोमेंट आ गया। यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर √2, 2 + 2 तो 4, 2 = 8, तो मैग्नेटिक मोमेंट कहाँ ज्यादा आ गया, यहाँ ज्यादा आ गया। तो आपको ये निकालना आना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो हमें कैसे फिलिंग करनी है, कैसे कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, और मैग्नेटिक मोमेंट निकालना आना चाहिए, और ठीक साथ में आपको एनर्जी भी कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। देखिए जब स्प्लिटिंग हो रही है ना डी ऑर्बिटल की, तो जब डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग हो रही है तो नीचे 3 डी जा रहे हैं और ऊपर 2 जा रहे हैं। नीचे वाले को हम T2G बोल रहे हैं, ऊपर वाले को हम Eg बोल रहे हैं। नीचे वाला जो ऑर्बिटल है इसमें हर एक ऑर्बिटल की एनर्जी कितनी है, 0.4 है, 0.4, मतलब यहाँ पर ये 0.4 है, 0.4, ये कितना है, देखो -0.4, -0.4, -0.4, तो कितनी हो गई, -1.2 हो गई, और ऊपर इसकी +0.6, +0.6, तो कितनी हो गई, +1.2, तो दोनों की कितनी हो गई, 0 हो गई। तो नीचे जाने पर एनर्जी कम हो रही है, ऊपर जाने पर एनर्जी बढ़ रही है। तो आपको एनर्जी कैलकुलेट करना भी आना चाहिए। मान लीजिए वो आपसे यहाँ पर पूछता है, इसमें पूछता है, D4 में ही पूछता है वो आपसे, ठीक है। D4 में आप कैसे, मान लो ये पूछता है कि इसमें कितनी एनर्जी है, तो एनर्जी कैसे निकालेंगे, नीचे इलेक्ट्रॉन भरे। अब आप देखो -4, -4, -4, तो इसकी तो -1.2 हो गई और इसकी कितनी हो गई, +0.6 हो गई, तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई, -0.6 हो गई, -0.6 DQ। तो आपको एनर्जी निकालना भी आना चाहिए। तो आप इसको इतना करेंगे, फिर इसके बाद हम आगे का पढ़ेंगे। थैंक यू।